ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है करियर काउंसलर के लिए कि बच्चे की रिक्वायरमेंट को पता करना और उसके हिसाब से उसे सलाह देना और सही सलाह देना। अगर बच्चा ग्रेजुएशन के बाद में कंफ्यूज्ड है तो बहुत ही नॉर्मल है। मैं भी कंफ्यूज। सरकारी नौकरी की अपनी अलग डिमांड्स होती है। जिन लोगों को ये गलतफहमी है, मैं आज इस चैनल पे बताना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में डिमांड्स नहीं आती हैं, सरकारी नौकरी में चैलेंजेस नहीं आते हैं, सरकारी नौकरी में प्रेशर नहीं होता है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। सबसे बड़ा जो नंबर होता है गवर्नमेंट जॉब्स में वो आता है एसएससी से, दूसरा आता है रेलवे से, तीसरा आता है बैंकिंग से। मान लीजिए किसी ने यूपीएससी की 2 साल या 3 साल तैयारी कर ली और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब करियर काउंसलर की क्या भूमिका हो सकती है? आई थिंक यहाँ पर तो करियर काउंसलर की सबसे पहली भूमिका उस बच्चे को डिप्रेशन और प्रेशर वाली सिचुएशन से बाहर निकालने की। एक कहावत है, बर्न द ब्रिजेस बोलते हैं, मतलब आप अगर युद्ध जीतना चाहते हैं तो सेना को उस पार उतारिए और पीछे पुल जला दीजिए, नहीं तो सेना भागकर वापस आ जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चैट जीपीटी जैसे स्ट्रॉन्ग एआई टूल्स की मदद नहीं ले रहे हैं अपनी तैयारी में, तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग मेथोडोलॉजी से वंचित हैं। सरकारी नौकरी की तरफ तो हमेशा अट्रैक्शन बना रहेगा। ये आज है, आज से 100 साल पहले भी था। अंग्रेज़ों के दौर में भी सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी मानी जाती थी। एआई में चेंजेस आएंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप उन चेंजेस के साथ स्मूथली ट्रांजिट हों तो आपको अभी से एआई के साथ जुड़ना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, नागेश बंसोड़ जी। नागेश जी, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नागेश जी का काफ़ी विस्तृत अनुभव रहा है सिविल में भी एंड टेक्निकल में भी। सर गेट क्वालिफाइड हैं, आईएएम से एमबीए हैं। साथ ही में इन्होंने यूपीएससी में इंटरव्यू तक की इन्होंने अपनी यात्रा करी है और एसबीआई पीओ का भी अनुभव रहा है। नागेश जी अभी करियर काउंसलिंग और कोच भी हैं और साथ में 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का इन्होंने करियर काउंसलिंग किया हुआ है। तो नागेश जी, काफ़ी विस्तृत ये आपका अनुभव है जी। और सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि ये करियर काउंसलिंग की जॉब क्या होती है? मतलब वो क्या करते हैं? करियर काउंसलर एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि हमें लगातार नए बच्चों के साथ में नए पेरेंट्स के साथ में बात करने का मौका मिलता है। हमें लगातार जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है कि अभी वर्तमान में कौन से अच्छे करियर ऑप्शंस चल रहे हैं। आगे अगले 5 सालों में कौन से अच्छे करियर ऑप्शंस होंगे। ये हमारे लिए मज़ेदार वाला पार्ट होता है। जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो ये होता है कि हर बच्चे की करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट बड़ी यूनिक होती है। जैसे आपने बताया कि मैंने लगभग 1 लाख बच्चों की करियर काउंसलिंग की है। इसमें ये नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने क्या हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे सलाह दी है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है करियर काउंसलर के लिए कि बच्चे की रिक्वायरमेंट को पता करना और उसके हिसाब से उसे सलाह देना और सही सलाह देना। तो ये एक टिपिकल करियर काउंसलर का जीवन होता है। तो नागेश जी, जैसे कोई स्टूडेंट आपके पास आता है जी। और लेट्स सपोज़ कि वो एक ग्रेजुएशन में पास आउट हो चुका है और वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके करियर में वो क्या करेगा। तो आप किस अप्रोच से उस बच्चे के करियर के लिए एडवाइस देंगे? क्या आपको उसके लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है जी। या आपको उसका इंटरेस्ट जानने के लिए क्या वो मेथड्स हैं जिससे आप ये समझ पाते हैं कि उस बच्चे के लिए क्या सही रहेगा? देखिए, शुरुआत इस पूरे प्रोसेस की होती है एम्पैथाइज़िंग के साथ में। अगर बच्चा ग्रेजुएशन के बाद में कन्फ्यूज़्ड है, तो बहुत ही नॉर्मल है। मैं भी कन्फ्यूज़ था और मुझे लगता है जो बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं है, वो शायद इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं है क्योंकि उसने अपने ऑप्शंस तलाशने की कोशिश नहीं की है। जो भी ऑप्शंस तलाशेगा और जो भी सही चीज़ की तलाश करेगा, उसका कन्फ्यूज़्ड होना जायज़ होता है। तो ये पहली तो एम्पैथी है कि हम इस बात को समझें कि बच्चा कन्फ्यूज़्ड है, वो बिल्कुल सही बात है। अब उसकी मदद करनी है, उसको कन्फ्यूजन से बाहर निकालना है। हम एक सिंसियर करियर काउंसलर के रूप में इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं कि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन हर बच्चे को दें। बल्कि ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम बच्चे की रिक्वायरमेंट पता करें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम बच्चे के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। जैसे मेरे टेस्ट से मुझे पता चल सकता है कि बच्चा बेसिकली लेफ्ट ब्रेन थिंकर है या राइट ब्रेन थिंकर है। हाँ। मुझे पता चल सकता है कि बच्चा एक्सट्रोवर्टेड है या इंट्रोवर्टेड है।
मुझे ये पता चल जाता है कि बच्चा अपने डिसीजंस जल्दबाजी में लेता है या रोक कर सोच समझ कर लेता है। मुझे ये पता चल जाता है कि जब दुविधा की स्थिति आती है तो ये बच्चा डिसीजन लेके तेजी से आगे बढ़ना पसंद करता है या उसे टालना पसंद करता है। जब मुझे ये पता चल जाता है तब मैं ये समझता हूँ कि मुझे बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में अब कुछ पता चला है। ये कुछ टेस्ट से होता है। इसी प्रकार हम बच्चे के आईक्यू लेवल के बारे में पता करते हैं। हम उसके एप्टीट्यूड के बारे में पता करते हैं। हम उसके इंटरेस्ट के बारे में पता करते हैं। भाई हर बच्चे का इंटरेस्ट, उदाहरण के हर बच्चे का इंटरेस्ट लिखने में नहीं होता है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट लिखने में हो सकता है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में ज़्यादा हो सकता है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो सकता है। तो हम बच्चे के इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के बारे में पता करते हैं और उसके बाद ये सारी जानकारी के बेसिस पे और अभी वर्तमान में करियर के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें आगे चलकर अच्छा फ्यूचर है, हम फिर बच्चे को सलाह देते हैं कि उसे अपने करियर में आगे क्या करना है। और एक और बात सुमित जी, कोई भी सलाह करियर काउंसलर की अपने साथ में आपको क्या करना है के साथ में आती है। यानी कि कोई भी सलाह ऐसी नहीं होती कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हमारी सलाह काफ़ी है। जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो सलाह आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी। तो हम बच्चे को एक एक्शन प्लान भी देते हैं कि वो इस सलाह पर अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो क्या एक्शंस ले सकता है और उस पर जब बच्चा काम करता है, तो जाके एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। यानी आप कह रहे हैं कि करियर काउंसलिंग का जो काम है, वो बच्चे को रास्ता दिखाना। बिल्कुल, हम उसके साथ रास्ते में थोड़ा चलने को भी तैयार हैं। ओके। हम उसकी हैंड होल्डिंग करने को तैयार है। अगर बच्चा बोलता है कि मुझे इस एरिया में प्रॉब्लम हो रही चलने में, तो हम थोड़ी-सी उसकी वो मदद करने को भी तैयार हैं। लेकिन आपने सही कहा है, सुमित, रास्ता बच्चे को खुद ही तय करना है। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है या किसी भी करियर काउंसलर के पास जाता है, जी। उससे पहले उसको कुछ प्रिपेयर करना है या होता है ना कि कुछ जानकारी उसको प्रिपेयर करनी है या कैसे करियर काउंसलर को आप अप्रोच कर सकते हैं? ये तो आपने मतलब बहुत ही पते की बात कही है। क्या सारी ज़िम्मेदारी करियर काउंसलर की है या कुछ ज़िम्मेदारी बच्चे की भी है? इसको तौलते हैं। मैंने किसी बच्चे से पूछा कि तुम्हारा फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है? उसने मुझे कहा मैथमेटिक्स। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, अब देखिए बच्चे ने कहा मैथमेटिक्स। मान लेते हैं उसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं एज़ अ करियर काउंसलर कुछ प्रूफ़ चाहूँगा। मैं एक टेस्ट कंडक्ट कर सकता हूँ उसका। मान लीजिए टेस्ट कंडक्ट करने से पता चला कि मैथमेटिक्स में बच्चे ने अच्छे नंबर हासिल नहीं किए। अभी एज़ करियर काउंसलर मैं बहुत तेज़ी से जज नहीं करना चाहता कि बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है और वो मैथ्स अच्छा है, ऐसा गलत बता रहा है। तो मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं बच्चे से अगला सवाल पूछूँगा कि आपके क्लास 10th में, क्लास 8th में मैथ्स में कितने नंबर थे? क्योंकि ये भी एक पैरामीटर है जो बताता है कि बच्चे का सचमुच में मैथ्स में इंटरेस्ट कैसा रहा है स्कूल में। अब बच्चा मुझे कहता है कि मुझे 10th के नंबर याद नहीं है या 8th के नंबर याद नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कमी बच्चे की तरफ से निकल कर सामने आती है कि उसने अपने बारे में ही जानकारी पूरी नहीं रखी है, कि उसने अलग-अलग महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कितने नंबर हासिल किए थे, किन विषयों पे उसके नंबर कितने थे। जब मैं एक छात्र था, तो मुझे अपने क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 8th, क्लास 5th जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर जो मैंने दिया था, गेट में मेरा जो स्कोर था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में मेरे जो पहले अटेम्प्ट में जो स्कोर्स थे और सेकंड अटेम्प्ट में जो स्कोर्स थे, उसमें भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो स्कोर था। यूपीएससी में मुझे अलग-अलग सब्जेक्ट्स में जो स्कोर थे, मुझे जब मैं अपने करियर की तैयारी कर रहा था, तो मुझे सारे स्कोर्स याद थे। तो मैं बच्चे से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप एक करियर काउंसलर के पास जाएँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कोर्स कैसे आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में ऐसी कौन-सी प्रतियोगिताएँ हुई हैं जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया, आपने भाग लिया है। अगर आपने भाग लिया है तो क्या आपको कोई सर्टिफ़िकेट मिला है? आपको ये सब याद होना चाहिए ताकि आप एक्टिवली काउंसलर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकें और उससे आपकी बेहतर काउंसलिंग हो सके। तो जी हाँ, स्टूडेंट्स को बहुत छात्र को बहुत सारी तैयारी के साथ करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए। ओके सर। आजकल काफ़ी लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उनका इंटरेस्ट नहीं भी रहता उस क्षेत्र में भी वो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद एक विंडो खुल जाती है सरकारी नौकरी की या प्राइवेट जॉब की। जी। तो वो कौन से कैंडिडेट्स आपको लगता है कि वो सरकारी नौकरी के लिए सूटेबल है या प्राइवेट नौकरी के लिए सूटेबल है? या उसके हिसाब से क्या उसको बेहतर लगता है? जी, ये सही बात है। सरकारी नौकरी के लिए एक टाइप का ऑब्सेशन तो है। लगभग हर कोई चाहता है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन ये भी सही बात है कि हर छात्र के लिए सरकारी नौकरी सही है, ऐसा नहीं कह सकते। अ,
सरकारी नौकरी की अपनी अलग डिमांड्स होती हैं। जिन लोगों को ये गलतफहमी है, मैं आज इस चैनल पे बताना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में डिमांड्स नहीं आती हैं, सरकारी नौकरी में चैलेंजेस नहीं आते हैं, सरकारी नौकरी में प्रेशर नहीं होता है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। आज की तारीख में एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अमेरिका में हर 1000 की जनसंख्या के पीछे 78 सरकारी कर्मचारी हैं, 78, 78। और हिंदुस्तान में हर 1000 जनता के पीछे मात्र 11 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मात्र 11 सरकारी कर्मचारी हैं। तो आप समझ सकते हैं 78 वर्सेस 11 कितना प्रेशर में एक हिंदुस्तान का एक सरकारी कर्मचारी होता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि आप ऐसे प्रेशर वाले जॉब के लिए कितने रेडी हैं। दो ट्रेट्स मैं बताना चाहूंगा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं तो अगर बच्चा बहिर्मुखी होता है, हम ये मान के चल सकते हैं कि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो बच्चा सूटेबल है, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहली प्राथमिक रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक डीलिंग, मतलब आपको जनता के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। चाहे आप कलेक्टर जैसे बहुत हाई प्रोफाइल पे हो या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो, आपको जनता के साथ कनेक्ट होना है। तो आपका बहिर्मुखी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि अंतर्मुखी लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल अगर कोई होगा तो वो बहिर्मुखी व्यक्ति होगा। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर कोई लेफ्ट ब्रेन है, अगर किसी का बायां ब्रेन का बायां हिस्सा डोमिनेटिंग है, तो वो व्यक्ति बहुत सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड होता है। और सरकारी नौकरियां जो होती है ना, वो व्यवस्था के तहत चलती हैं, सिस्टम्स के तहत चलती हैं। तो ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप सचमुच में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट अगर आप कर लें अपना, और आप ये तय कर लें कि इस टेस्ट के हिसाब से आप सरकारी नौकरी में फिट होते हैं, सुटेबल होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। एक बार फिर से बोलूंगा, जस्ट बिकॉज आपकी पर्सनालिटी सरकारी नौकरी के हिसाब से सूट करती है डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सरकारी नौकरी की गारंटी हो गई है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, परीक्षाएं निकालनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, आप उस नौकरी के लिए सूटेबल हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर जनरली ग्रेजुएशन की बात करें, हम नॉन टेक और टेक पे भी आएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसपे एक बच्चा सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि जनरली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए ज़्यादा रेस लगी रहती है जी। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन हैं जो उसके लिए खुले हैं? तो मान के चलते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी तो बच्चों को पता है कि वो कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक बच्चे का जो 2 साल पहले यूपीएससी में टॉप किया था, आईआईटी बॉम्बे का था। यूपीएससी में टॉप करने के पहले वो बच्चा एक इंडियन इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स की जॉब कर रहा था, स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमिकल सर्वे नाम के ऑर्गेनाइजेशन पे वो जॉब कर रहा था। तो यूपीएससी का टॉपर मतलब वो अभी कलेक्टर बनेगा या बन चुका होगा, लेकिन स्टैटिस्टिकल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जॉब मतलब किसी शहर जैसे कि पुणे या बैंगलोर जैसे शहर में डेस्क ऑफिस जॉब वो कर रहा था। ये मुझे लगता है बहुत ही स्मार्ट एक्ट था उस बच्चे का, कि मान लीजिए यूपीएससी नहीं होता है तो भी उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब तो थी। और मुझे लगता है कि जितने बच्चे जो ये मान के चलते हैं कि उनके दिमाग में क्लियर है कि उन्हें यूपीएससी या पीएससी, स्टेट पीएससी निकालना है, उन्हें दूसरे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो नंबर होता है गवर्नमेंट जॉब्स में वो आता है एसएससी से, दूसरा आता है रेलवे से, तीसरा आता है बैंकिंग से। ये 3 सेक्टर सबसे बड़े नंबर्स में रिक्रूट करते हैं। और इन तीनों ही सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है, वो अगर बच्चा उसकी तैयारी सही तरीके से करता है तो न सिर्फ ये जॉब मिलेगी, बल्कि उसको इनडायरेक्टली यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन में भी मदद मिलने वाली है। तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सीधे यूपीएससी का या सीधे पीएससी का सोचने के बजाय पहले एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग में पीओ और क्लरिकल दोनों टाइप के जॉब्स आते हैं, उनके बारे में पता करें, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। और उसके बाद अगर उसको लगता है कि अब मैं रेडी हूँ पीएससी यूपीएससी के लिए, तो उसकी तैयारी में करें, क्योंकि यूपीएससी और पीएससी में बहुत कम सीट्स होती हैं। और अगर उसमें बच्चा असफल हो जाता है तो करियर के ऑप्शंस एकदम बंद से हो सकते हैं, बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो ये सलाह होगी उनके लिए। इतनी सारी जो भीड़ वाली जो जनता किसी सरकारी जॉब की प्रिपरेशन में लगी हुई, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि करियर काउंसलर का जो जॉब है वो हमने ग्रेजुएशन कर लिया, 12वीं कर लिया, उनसे कंसल्ट कर लिया और उस रास्ते पे चले गए। प्रिपरेशन के दौरान
क्या करियर काउंसलर का रोल होता है आपके तैयारी में? किस प्रिपरेशन की बात करें, जैसे कि? अगर जैसे कि यूपीएससी में काफ़ी भीड़ रहती है, परसेंटेज बहुत ही कम है सिलेक्शन का। अगर कोई विद्यार्थी सेलेक्ट हो नहीं पा रहा है, ये 2-3 साल या 4 साल, कब कोई लोग तो 6-7 साल भी पूरे अटेम्प्ट अपना दे ही देते हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। उस बीच में करियर काउंसलर का क्या रोल रहता है? ओके, ये बड़ा टिपिकल सा सवाल हो गया कि मान लीजिए किसी ने यूपीएससी की 2 साल या 3 साल तैयारी कर ली और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब करियर काउंसलर की क्या भूमिका हो सकती है? आई थिंक यहाँ पर तो करियर काउंसलर की सबसे पहली भूमिका उस बच्चे को डिप्रेशन और प्रेशर वाली सिचुएशन से बाहर निकालने की हो। मुझे यूपीएससी का एग्जाम देकर इंटरव्यू तक पहुंचकर और फिर सेलेक्ट न होने का अनुभव है, और मैं उस पेन से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि वो क्या पेन होता है। तो कोई बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर चुका है और उसका सिलेक्शन 3 साल या 4 साल, 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ है, करियर काउंसलर के पास सबसे महत्वपूर्ण काम उसके लिए ये होगा कि उस बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करे। हाँ। देखिए, यूपीएससी में सफलता या असफलता आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। यूपीएससी में ये हमारा देश एक ऐसा देश है जो 12th फेल जैसी मूवी को सेलिब्रेट करता है, जिसमें एक बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, जबकि मैं सच्ची बात बताऊं तो आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद तो उसकी जिंदगी के रियल चैलेंजेस अब स्टार्ट होते हैं। अब आप एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए अगले 40 साल काम करने वाले हैं, और तब जाके आपको कोई किरण बेदी जैसे सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर के रूप में याद रखेगा, नहीं तो आप फिर से बुला दिए जाओगे। तो सफलता एग्जाम की होती है, और उसका सेलिब्रेशन एग्जाम के लिए होना चाहिए। सफलता जीवन की नहीं है यूपीएससी की सफलता, और वैसे ही उसकी असफलता भी जीवन की नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम की असफलता है। तो एग्जाम की असफलता से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है आपने तैयारी ठीक से नहीं की थी, या जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से आपने तैयारी नहीं की। अब या तो आप उस रिक्वायरमेंट और उस तैयारी की डिमांड के लिए सूटेबल नहीं है, तो बेहतर है कि आप अपनी तैयारी की दिशा बदल दें, और हम आपको बहुत सारे अल्टरनेट करियर ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट टू यूपीएससी, हुँ। जिसमें आप यूपीएससी की तैयारी को यूज करते हुए किसी और एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक करियर काउंसलर कर सकता है। या अगर आपको ये लगता है, बच्चे को लगता है कि मुझे और यूपीएससी में और अटेम्प्ट्स हैं वो देने ही है, तो करियर काउंसलर ये पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि इनकी तैयारी में अभी तक कौन सी खामियां थी। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी में तो एक उदाहरण के लिए इतनी खामियां हो सकती है, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं हो, ये भी एक बहुत बड़ी खामी हो सकती है। उस बच्चे के पास पूरी दुनिया का नॉलेज होगा, लेकिन अगर मेंस में अगर वो सही तरीके से उत्तर नहीं लिखेगा तो उसके नंबर नहीं आने वाले। उत्तर लिखने का तरीका, राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस एक कमी के कारण अब वो सोचे कि मैं अपने तैयारी के घंटे बढ़ा देता हूँ, मैं और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा तैयारी करूंगा, इससे उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम तो कहीं और है, वो तो राइटिंग में है। तो शायद करियर काउंसलर यहाँ पे मदद कर सकता है कि आपकी कमी राइटिंग में है, और आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुमित जी, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट वन ऑन वन स्पेसिफिक टू डिफरेंट चाइल्ड अलग अलग होगी। किसी एक सॉल्यूशन को सारे बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अल्टरनेट करियर का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या क्या है कि हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं ना, कोई बच्चा बचपन से ही सोच के चलता है कि मुझे पुलिस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, बट हो नहीं पा रहा है, या इतने अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो अल्टरनेट का जो द्वार है, वो पहले से उसके खोल के रखना चाहिए या उसके बाद उसे अल्टरनेट के लिए जाना चाहिए? अल्टरनेट, देखिए, एक कहावत है, बर्न द ब्रिजेस बोलते हैं, मतलब आप अगर युद्ध जीतना चाहते हैं तो सेना को उस पार उतारिए और पीछे पुल जला दीजिए, नहीं तो सेना भागकर वापस आ जाएगी। अगर आप डे वन से अल्टरनेट करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, तो आप यूपीएससी और आईआईटी जैसे जो बड़े एग्जाम है आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग एग्जाम्स होते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में तैयारी करवाते हैं। ये एग्जाम्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन के साथ रहें, आप रोज पढ़ाई करें, और महीनों करते रहें, और जरूरत पड़े तो अगले साल करें, और उसके बाद अगले साल और करने को तैयार रहें। तो अगर आपके पास अल्टरनेट करियर ऑप्शन डे वन से होगा तो आप बहुत जल्दी हार मान के और आप चाहेंगे कि मैं अल्टरनेट करियर ऑप्शन पे चला जाऊं। लेकिन अगर आपने कई अटेम्प्ट दे दिए हैं और उसके बाद भी ये करियर ऑप्शंस आपको सफलता की राह तक नहीं पहुंच सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको अल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। तो अल्टरनेट करियर ऑप्शंस का रास्ता शुरू में मत सोचिए, जब आप कई बार प्रयास कर चुके हों और सफलता न मिली हो तभी आप अल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में सोचें।
अच्छा, एक और बात, और अल्टरनेट करियर ऑप्शंस हमेशा स्थायी नहीं होते हैं, वो लगातार बदलते रहते हैं। जो चीज़ अल्टरनेट करियर ऑप्शन 2024 में है, हो सकता है 2026 में वो मेन लाइन करियर ऑप्शन बन चुका हो। तो वो और कुछ और अल्टरनेट करियर ऑप्शन उस समय पे होगा। तो अल्टरनेट करियर ऑप्शन आप अभी से सोच लें और 2026 में इसको इम्प्लीमेंट करें, ये भी शायद पॉसिबल नहीं है। तो सर इतने सालों में जो डायनामिक्स चेंज हुए मार्केट, है ना? कि पहले यूपीएससी की काफ़ी डिमांड थी, अभी भी डिमांड है, लेकिन उस समय कुछ अलग तरीके से तैयारी होती थी। आज भी कुछ अलग तरीके से और कुछ नए जॉब्स भी मार्केट में आ चुके हैं। तो वो जो डायनामिक्स चेंज हुआ है, उससे एक बोला जाए कि स्टूडेंट्स को अपडेटेड रहना चाहिए या उसके लिए कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए, क्या विचार है? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे पे अप्लाई होता है। अपडेटेड रहना चाहिए। अ, हमारे समय में जब अपडेटेड रहना चाहिए की बात होती थी तो हम कहते थे न्यूज़पेपर पढ़िए। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में बच्चे बहुत रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और शायद इसका रीज़न ये है कि उनके पास अल्टरनेट मीडिया अवेलेबल है जो उनको तेज़ी से इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है और बहुत बड़े वॉल्यूम में सप्लाई कर रहा है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ उसको ये क्लियर होना चाहिए बच्चे को कि मुझे अपने आप को अपडेटेड रखना है। फिर वो चाहे न्यूज़पेपर से अपने आप को अपडेटेड रखे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेटेड रखे, लेकिन उसको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने आप को अपडेटेड रखना है। एक दूसरी बात, अपडेटेड रहना है का मतलब क्या होता है? सिर्फ़ जानकारी आज आज की तारीख में शायद सिर्फ़ अपडेटेड रहना है और ये सोचना कि मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, ये काफ़ी नहीं है। आज की तारीख में अपडेटेड रहने का मतलब आज की तारीख में एटलीस्ट मुझे लगता है कुछ स्किल सेट भी जोड़ने हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चैट जीपीटी जैसे स्ट्रॉन्ग एआई टूल्स की मदद नहीं ले रहे हैं अपनी तैयारी में, तो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग मेथोडोलॉजी से वंचित हैं। हाँ। अब चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज़ करना एक स्किल होता है या किसी भी एआई टूल को यूज़ करना एक स्किल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ मुझे पता है कि हम एआई की दुनिया में है और एआई हमारी मदद कर सकता है, ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पे हमारा पर्सनल स्किल सेट उसमें कितना अच्छा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा अपने आप को अपडेटेड रखे, चाहे न्यूज़ पेपर के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन साथ में अपने स्किल सेट को भी बेहतर करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में ये जॉब मार्केट में किस प्रकार से चेंजेस आने वाले हैं? जैसा आप वो ट्रेंड महसूस कर रहे हैं पिछले समय से और आज के समय और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ है सरकारी नौकरी की तरफ जाएगी या प्राइवेट में भी अपना करियर खोजेगी? सरकारी नौकरी की तरफ तो हमेशा अट्रैक्शन बना रहेगा। ये आज आज है, आज से 100 साल पहले भी था। अंग्रेज़ों के दौर में भी सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी मानी जाती थी और उसके पहले भी था, जब मुगलिया सल्तनत हुआ करती थी, जब मुगल शासक थे, वहाँ पे भी सरकारी नौकरी अच्छी मानी जाती थी। उस समय भी सरकारी नौकरियाँ होती थी और ये आज से 100 साल बाद भी रहेगा। सरकारी नौकरी का चार्म कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हुँ। लेकिन प्राइवेट जॉब्स का जो मार्केट है ना, वो बड़ा डायनामिक है। वो काफ़ी काइंड ऑफ साइन वेव की तरह ऊपर-नीचे जाता है। मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब मार्केट में अभी बहुत बड़ी हलचल आने वाली है, बहुत बड़ा उथल-पुथल मचेगा। हाँ, और इस उथल-पुथल का सबसे बड़ा जो कारण होगा वो एआई होगा। अ, ल लगभग हर प्रकार का जॉब जो किया जा सकता है उसमें एआई ने अपनी पैठ बना ली है। मतलब कई लोग कहते हैं एआई हमको रिप्लेस करेगा, मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, लेकिन एआई स्किल वाले लोग हमें डेफ़िनेटली रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब मैं कोई काम करता हूँ और मेरे पास विदाउट एआई स्किल के वो काम करने का तरीका है, तो कोई एआई से काम करने वाला मुझसे बेहतर करके दे सकता है उस काम को, ये तो पक्का है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब मार्केट में जो लोग एआई जैसे टूल्स के साथ में जल्दी जेल करेंगे, जल्दी उन्हें सीखेंगे, जल्दी उन्हें अपने वर्क का हिस्सा बनाएँगे, उनकी जॉब ज़्यादा स्टेबल होगी और ज़्यादा सिक्योरिटी होगी उनके पास। एआई भी काफ़ी अभी डेवलपमेंट फ़ेज़ में है या चेंजिंग फ़ेज़ में है। चैट जीपीटी आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है 5 साल बाद वो भी चेंज हो जाएगा और कुछ नया आ जाएगा। 100% सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने को अपडेटेड रहना आप है इस दोनों रेस समय। में आप इस रेस में अगर अभी से शामिल हो जाएँगी तो आप हर अपडेट के साथ में अपडेटेड रहेंगे। हर नई चीज़ आपके साथ में बड़ी नेचुरल होगी। आपने अगर कभी फ़ोन यूज़ नहीं किया, आपने कभी बटन वाला फ़ोन भी यूज़ नहीं किया, फिर आपने कभी बेसिक स्मार्टफ़ोन भी यूज़ नहीं किया, आपको अगर आईफ़ोन का लेटेस्ट वर्ज़न दे देंगे तो आप हड़बड़ा जाएँगे कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ? लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली अ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब 2G टेक्नोलॉजी चल रही थी से लेके अभी की 5G टेक्नोलॉजी तक लगातार उससे जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए इस ट्रांज़िशन बड़ा आसान हो जाता है। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही है।
एआई में चेंजेस आएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप उन चेंजेस के साथ स्मूथली ट्रांजिट हों तो आपको अभी से एआई के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये तो हो गई प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी जगह डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो जो लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग तो मिलेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट में जा रहे हैं उनको भी ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। हाँ जी, आप शायद जॉब में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ना पसंद करें या ना करें, लेकिन क्रिमिनल्स तो जुड़ चुके हैं, तो मजबूरी हो जाती है पुलिस की कि वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चालू करे, और ये लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ होने वाला है। अ, आज की तारीख में किसान जो गांव में, छत्तीसगढ़ के गांव में जो धान बेच रहे हैं, वो अपना टोकन भी ऑनलाइन के थ्रू बनाते हैं। और पहले ये शक था कि पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, बट फाइनली इट हैज़ वर्कड काफ़ी आउट, सक्सेस है। सक्सेसफुल है। तो यस, आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी आपको टेक्नोलॉजी के साथ तो कदम से कदम मिला के चलना ही पड़ेगा। तो नागेश सर, अगर कोई स्टूडेंट आपसे जुड़ना चाहता है या आपके करियर काउंसलिंग कोर्स में पार्ट लेना चाहता है, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? करियर काउंसलिंग हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करते हैं। ऑनलाइन तो कंपलसरी प्रोसेस है, क्योंकि हम उसमें बच्चे के मल्टीपल टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन। तो मेरे मोबाइल नंबर पे बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि शायद आप फ्लैश कर देंगे। वो हम फ्लैश को। जी, तो उस मोबाइल नंबर पे बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बच्चे का पहले टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो कि ऑनलाइन होगा, तो वो कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अगर वो हमसे फिजिकली मिलना चाहे तो मिलकर काउंसलिंग ले, या चाहे तो वो ऑनलाइन जूम पे काउंसलिंग उनकी हो सकती है। ये काउंसलिंग का प्रोसेस है। और आज आज की तारीख में ऑनलाइन करियर काउंसलिंग में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का अक्रॉस द कंट्री तो करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को अगर फिजिकली मिलने में प्रॉब्लम है तो उसके कारण ऑनलाइन काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग एक बाधा नहीं है, एक समस्या नहीं है उसके लिए। यानी कि आपसे ज़रूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे ही जुड़ें, नहीं नहीं नहीं, आप ऑल इंडिया कहीं से भी दुनिया में जुड़ कहीं सकते पर भी हो, आप कहीं से भी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी जो करियर काउंसलिंग करवाने वाले बच्चे होते हैं वो छत्तीसगढ़ प्लस रेस्ट ऑफ द इंडिया के होते हैं। तो मेरे पास बच्चे पुणे से, बैंगलोर से, ऐसी जगहों से भी करियर काउंसलिंग लेते हैं। मैं खुद रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता आज की तारीख में। तो मैं बाकी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एक पाथ में भी हैं, अगर आपको ये चाहिए कि मैं सही लाइन पे हूँ, नहीं हूँ, एक बार कम से कम करियर काउंसलिंग लीजिए। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है या कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी, कोई पीसीएस या कोई अन्य सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब के लिए डायलेमा में है या उसकी प्रिपरेशन में है, तो उसके लिए हम सर के साथ एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी लाएँगे। और नागेश सर, आपके साथ बहुत सारी कन्वर्सेशन अभी बाकी है, जी, तो अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।